हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय आईएएस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज़ में बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि इंडिया को गवर्न करने के लिए अब इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली 3 इंडियन काउंसिल एक्ट निकाले थे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। ठीक है, और जो 1861 का जो काउंसिल एक्ट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि वॉइसरॉय की एक्सटेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया या ऐड किया गया। ठीक है, और वो 3 इंडियंस कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। यानी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में वॉइसरॉय को ये पावर दे दी गई कि वो अपनी एक्सटेंडेड काउंसिल में इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड कर सकता है। तो वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। उन्होंने सबसे पहले बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट चेंज था। सेकंड चेंज ये था कि जैसे अब तक प्रेसिडेंसीज के लिए लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, तो लेजिस्लेशन की पावर को क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइज कर दी। यानी अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपने लॉ खुद बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चेंज था। थर्ड चेंज ये था कि बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। इनकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, यानी ये अपने लॉज खुद बना सकते हैं। ठीक है, यानी अब मद्रास और बॉम्बे के साथ साथ ये जो 3 प्रोविंसेस थे इनकी भी अपनी खुद की एक्सटेंडेड काउंसिल होगी। ठीक है, तो ये थर्ड चेंज था। फोर्थ चेंज ये किया गया इस एक्ट के थ्रू, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था। एंड इस पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो पहले केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे। जैसे लॉ डिपार्टमेंट, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सेट्रा। तो एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1861 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, और क्या हुआ? इस एक्ट के थ्रू वॉइसरॉय की पावर्स को और इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि वॉइसरॉय जो है वो इमरजेंसी में क्या कर सकता था? बिना काउंसिल से डिस्कस किए कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। ठीक है, लेकिन हाँ, जो बिना डिस्कशन के वो इमरजेंसी में कोई भी जो ऑर्डिनेंस जारी करता था वो केवल 6 मंथ्स तक ही वैलिड होता था। ठीक है, तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसमें हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 था वॉइसरॉय की एक्सटेंडेड काउंसिल में इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा। और पहली बार जिन 3 इंडियंस को ऐड किया गया था वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। नंबर 2 क्या था? लेजिस्लेशन पावर को अगेन डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपने लॉ खुद बना सकती हैं। नंबर 3 था कि बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएंगी। एंड नंबर 4 था कि पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग थ्रू दिस एक्ट। एंड नंबर 5 क्या था कि वॉइसरॉय को इमरजेंसी में बिना काउंसिल से डिस्कस किए ऑर्डिनेंस निकालने की पावर दे दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद BN by IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज। थैंक यू।